हेलो प्यारे छात्रों, मैं अपने चैनल श्रिम्स क्लासेस पर आप सबको स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का आप सबों के लिए लेकर आया हूं, जो 2022 के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस सेट 2 है। इसका प्रैक्टिस सेट 1 जो है मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को देखे होंगे। तो ये पार्ट 2 करके मैं डालूंगा, जो इसको भी आप बेहतर ढंग से देखेंगे। तो देखिए, ये 1 से लेकर 40 तक मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा, जो आपको 80 क्वेश्चन में 50 मार्क्स का यानी 40 क्वेश्चन ही बनाया जाना है। इसीलिए आप लोग ये 40 क्वेश्चन जो है बेहतरीन ढंग से देखेंगे। इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस साइंस का एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हर क्वेश्चन पर उसको रियलाइज करके उसको समझा कर मैं आपको बताऊंगा कि वो आंसर कैसे करेक्ट है। तो आइए अपने इस शानदार वीडियो की ओर तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण, पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल बिंदु पर होता है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। यही 2 नियम है जो आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से क्लास में जब पढ़ाया गया है। तो देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस एक का आंसर होगा बी, दूसरा का आंसर होगा 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग किस दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं, यानी इसका करेक्ट ए ऑप्शन सही है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है मीटर, बी में दिया है सेंटीमीटर, सी में मिलीमीटर, डी में मात्रक विहीन। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायप्टर होता है। ऑप्शन में तो डायप्टर है नहीं, यानी डी हो गया। चौथा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है किसके द्वारा? ऑप्शन है नेत्रोद अंतर पृष्ठीय पर, दूसरा है नेत्र के अंतर पृष्ठ पर, तीसरा है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश होती है, वो किरणों का अधिकांशतः भाग जो होता है कार्निया को मिलता है। तो वही वो कार्निया के जो बाहरी पृष्ठ होता है उसको मिलता है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन हो रहा है सही। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? ऑप्शन दिया 25 मीटर, बी में 2.5 सेंटीमीटर, और सी में 25 सेंटीमीटर, और डी में 2.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो रहा है। यानी अगर हम कहें 5 का आंसर करेक्ट क्या होगा, तो सी होगा। छठा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए दिया है कांच की झिल्ली, बी ऑप्शन अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। यानी आपका डी राइट होगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? शक्ति का कि आवेश का कि ऊर्जा का? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये हमारा आवेश का है। किसका है? आवेश का, जो सी ऑप्शन दिया है। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? तो देखिए V बराबर आई बटा आर दिया है, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। B बराबर आर बटा ये भी नहीं होता है। सी है B बटा आई आर दिया है, ओम के नियम से होता है B बराबर आई आर, यानी अगर हम आई बराबर का बात करते हैं B बटा आर होता है, यानी यही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ये नहीं दिया हो तो यह दिया, तो ये दिया ऑप्शन में तो यही राइट होगा। उसी तरह से 9वां क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का सही मात्रक, ऑप्शन दिया वाट, वोल्ट, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति घंटा, तो यानी वाट होगा। ये ऑप्शन राइट होगा, वाट। 10वां क्वेश्चन कह रहा है,
चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की हो जाती है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 11वां क्वेश्चन है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्म पर रख दिया जाए तो क्या होता है? तो विद्युत चुंबक बन जाएगा, उसका चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है, यानी सब बी राइट होगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या है? ऑप्शन है वाट प्रति घंटा की यूनिट की में से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक यूनिट होता है, यानी सी ऑप्शन सही है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो सूर्य है, ये हर कोई जानता है। 14 में आइए, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होता है? तो कोयला तो समाप्त नहीं है, पेट्रोल भी समाप्त नहीं है, प्राकृतिक समाप्त नहीं है, यानी सौर ऊर्जा समाप्त नहीं है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 15 में आएंगे तो शाक सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं? तो ऑप्शन दिया अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषण संयोजन अभिक्रिया, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, 100% करेक्ट होगा, यही सही ऑप्शन होगा। 17 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट आएंगे, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो क्षारीय प्रवृत्ति को बता रहा है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब हल्का क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, इसमें ज़्यादा समझाएं। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय कैसी प्रवृत्ति होती है? क्षारीय प्रवृत्ति का होना चाहिए, तो ऑप्शन दिया क्षारीय, लवणीय या अम्लीय, तो क्षारीय होगा, ये ऑप्शन सही हो रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 C6H22O C12 ग्लूकोज का सूत्र होगा C12H22O11 24H2O। 20 नंबर आइए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? देखिए Zn है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? Na2 बनाएगा, Na2 ZnO2 + H2। अब अभिक्रिया करेक्ट नहीं है और संतुलन में, तो संतुलन करना होगा, तो हम यहाँ पर 2 डालेंगे, हो गया, 2 डालते Na2 2 हो गया, जिंक एक ऑक्सीजन 2 हो गया, H2 2 करेक्ट है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में किस धातु का गलन सबसे कम होता है? तो एल्युमिनियम है, सोडियम है, कॉपर है, फेरस है। तो देखिए गलनांक सबसे कम सोडियम का होता है, क्योंकि जो सक्रियता से सबसे ज़्यादा होता है उसका गलनांक सबसे कम होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O है, तो इसका प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो देखिए ऑप्शन दिया है कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड। तो देखिए इसमें जो होता है एल्कोहल का बॉन्ड OH होता है, कार्बोक्सिलिक का बॉन्ड COOH होता है, तो बाकी ये जो होगा वो किसका हो सकता है? तो वही एल्डिहाइड का होगा, यानी ये एल्डिहाइड का है, यह एल्डिहाइड है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो मेंडल के आवर्त सारणी के अनुसार से 0 के वर्ग में अक्रिय गैस को रखा गया है, तो हम ऑप्शन में देखें कौन सा अक्रिय गैस है। तो हाइड्रोजन ऑप्शन ए में दे रहा है, बी में हीलियम दे रहा है, सी में CO2 दे रहा है, डी में Cl2 दे रहा है। बाकी हाइड्रोजन क्रियाशील समूह है, CO2 भी क्रियाशीलता है, Cl2 भी क्रियाशीलता है, He जो है क्रियाशील नहीं, अक्रियाशील है, यानी ही वर्ग 0 में रखा गया था, यानी बी ऑप्शन राइट हो रहा है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बनिक ऑक्साइड भी आवश्यक है, यानी डी ऑप्शन सही होगा, 3 में सभी होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं दिक्कत है तो लाइक जरूर कीजिए, नए कोई चैनल पर होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि 4-5 दिन एग्जाम है आप सब दोस्तों तक पहुंचा देंगे। नेक्स्ट है 29, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसका होता है? पहला सीरा, दूसरा मध्य सीरा, तीसरा रंध्र है, डी इनमें से कोई नहीं, स्टोमाटा आंसर होगा, रंध्र जिसको बोलते हैं, तो सी करेक्ट आ रहा है। 30 में आइए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में आता है? ये आपका अवायवीय शोषण में आता है? नहीं, अवायवीय शोषण में आता है, बी ऑप्शन राइट हो रहा है।
31 में आएंगे, धमनिया का कार्य क्या है? शुद्ध रक्त को हृदय की ओर, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करना, यानी बी राइट होगा ऑप्शन। 32वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया मतलब ऐच्छिक क्रिया जो इच्छा के अधीन हो। देखिए, तो हृदय का धड़कन हम थोड़े चाहेंगे कि हम रोक लें, ये तो रुका नहीं सकता है, यानी हृदय का धड़कन जो है ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है ना। अब देखेंगे 33 नंबर, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन दिया है सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें सभी, यानी डी सही होगा, तीनों की जरूरत पड़ती है। 34 में दे रहा है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, ताने के द्वारा, फूलों के द्वारा, बीजों के द्वारा। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? फूलों के द्वारा। यानी हम 32 में हम बताए थे डी, 33 के बताए थे डी, 34 में होगा सी, 35 में देखेंगे हम परागकोश में क्या होते हैं? परागकण, डी ऑप्शन हो रहा है। 34 में देखेंगे 36 में निम्नलिखित में कौन उभयलिंग जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। केचुआ होगा। उभयलिंग का मतलब इनहेडिबल, यानी नर और मादा इनहेडिबल हो। 37 में आता है जीव में आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न कौन करता है? डीएनए के कारण, राइट है, ये भी सही है। उत्परिवर्तन के कारण, हाँ ये भी सही है, उसी के कारण से हमारे जीव में आनुवंशिकता होती है। आनुवंशिक प्रयोग के कारण, ये भी सही है, यानी तीनों सही, तो मतलब डी सही। 38 में आएंगे मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मेंटल ने चुना, यानी ये ऑप्शन है। 39 में ये प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? शाकाहारी जंतु को कहते हैं, ये ऑप्शन सही आ रहा है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? फसल के क्षेत्र है कि नदी के तट है कि समुद्र के तट है कि वन है? तो जंगल होगा। यानी प्यारे छात्रों, मैंने 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन को क्लियर किया। कहीं किस बाई चांस अगर हमसे कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं उसे फिर से सुधार कर लूँगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है किसी को तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। और 4-5 दिन आपका टाइम बचा हुआ है, मैं इसका प्रैक्टिस सेट हट डालूंगा। 3 गो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, तीनों के तीनों ज़बरदस्त है। मैं गारंटी देता हूँ कि तीनों के तीनों प्रैक्टिस सेट अगर जो भी बच्चे तैयारी कर लेते हैं उनका 50% 100% लड़ना ही लड़ना है, और आपको 50% तो ये लिखना ही है। तो प्यारे छात्रों, आप इस सब वीडियो को प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 करके डाला हूँ, आप देखना भूलेंगे नहीं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर देख सकते हैं। तो जहाँ भी होंगे वहाँ आप तैयारी में लग रहे हैं, और मेरे रिम्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।